गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मेरे छात्र छात्राओं। मैं आर के पंकज चैंपियन कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, आज मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन अर्थात मानव जनन से संबंधित वीडियो का दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि लॉकडाउन की अवधि लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब अनलॉक का प्रोसेस जो शुरू हुआ है उसमें अभी भी शैक्षणिक संस्थानों को अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति नहीं मिल पाई है और समय बहुत तीव्र गति से पास कर रहा है। सिलेबस आप सभी का बाधित हो रहा है। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग जो रिकॉर्डिंग क्लासेस यूट्यूब के द्वारा और ऑनलाइन क्लासेस को जो प्रोवाइड किया जा रहा है उन क्लासेस को आप लोग अटेंड करें। कृपया वीडियो को स्किप ना करें और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो संबंधित वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कठिनाइयों को प्रस्तुत करें। मेरे मित्रों, अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे या आप यह समझेंगे कि बाद में जब सामान्य स्थिति हो जाएगी तो सारे टॉपिक आपको फिर से सिलसिलेवार ढंग से पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ाया जा सकेगा, तो वह पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय बहुत कम मिल पाएगा छात्र छात्राओं और शिक्षकों को, और उस कम समय में ही सारे सिलेबस को कंप्लीट करके आपको पढ़ाई देनी पड़ेगी, आपको परीक्षा में शामिल होने योग्य बनाना पड़ेगा। हाँ, कुछ बोर्ड में या कुछ क्लासेस में सिलेबस को छोटा करने का अनुशंसा हुआ है, लेकिन अगर ऐसा किया जाता है, सिलेबस को छोटा किया जाता है, उसमें कुछ बातों को हटाया जाता है, कुछ टॉपिक को हटाया जाता है, तो आपको जो प्रॉपर नॉलेज मिलना चाहिए वो नॉलेज नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप अपनी वस्तु स्थिति को समझें और समझते हुए आप क्लास को अटेंड करें, ऑनलाइन क्लास को अटेंड करें और वीडियो को सीरियस होकर बिना स्किप किए हुए बार बार देखें। मेरे मित्रों, आज मैं आपके बीच प्यूबर्टी या एडोलसेंस अर्थात यौवनावस्था या किशोरावस्था को लेकर आया। इसमें मैंने कुछ बातों को मेंशन किया है। मैंने पहला पॉइंट दिया है कि प्यूबर्टी कहते किसको है। प्यूबर्टी अर्थात यौवन अवस्था। प्यूबर्टी अर्थात यौवन अवस्था। यौवन अवस्था हम कब मानते हैं? यौवन अवस्था हम तब मानते हैं जबकि हमारे लैंगिक अंगों का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, पुरुष में प्राथमिक लैंगिक अंग टेस्टिस अर्थात वृषण होता है और स्त्री में प्राथमिक लैंगिक अंग ओवरी अर्थात अंडाशय होता है। जब टेस्टिस और ओवरी पूर्ण रूपेण अपना काम करना शुरू कर देते हैं, वह युग्मकों का निर्माण करना, युग्मकों को मैच्योर करना, उसको परिपक्व बनाने का काम करना शुरू कर देते हैं, यानी युग्मक मैच्योरेशन करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ जो उसके प्राथमिक लैंगिक अंग हैं, उन लैंगिक अंगों से लैंगिक हार्मोन निकलना शुरू कर देता है, जिसके वजह से पुरुष और स्त्रियों में अनेक द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण अर्थात सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रदर्शित होने लग जाते हैं, प्रकट होने लग जाते हैं, तो उसे ही हम लोग यौवन अवस्था अर्थात प्यूबर्टी कहते हैं। सिंपल शब्दों में आप समझिए, यौवन अवस्था जीवन के उस उम्र की अवस्था को माना गया है जहां से किसी भी मनुष्य में प्राथमिक लैंगिक अंग का पूर्ण रूप से विकास हो चुका होता है, वह क्रियाशील हो जाता है और प्राथमिक लैंगिक अंगों से जो हार्मोन निकल रहे हैं, वह हार्मोन पुरुष और स्त्री में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रकट करना शुरू कर देता है। उसे ही हम लोग प्यूबर्टी अर्थात यौवन अवस्था कहते हैं। दूसरा मैंने लिखा है, जब द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास एवं उसका प्रकटीकरण हो जाता है तब इसे लैंगिक परिपक्वता कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यह आपको इस बात को इंडिकेट करना शुरू कर देता है कि अब वह पुरुष या स्त्री युग्मक का निर्माण करना शुरू कर चुका है, वह चाहे तो निषेचन की क्रिया में, जनन की क्रिया में भाग ले सकता है।
और जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया कि जनन की क्रिया में भाग लेना एक अलग बात है, लेकिन जनन की क्रिया की सफल होना ये दूसरी बात है। मान लीजिए स्त्री में सारे कुछ लैंगिक अंगों का विकास हो चुका है, पुरुष में विकास हो चुका है, लेकिन अभी वो टेंडर एज में चल रहा है, तो हो सकता है या उसमें पोषक तत्वों की कमी हो रही है, उसे पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, या प्रेगनेंसी के दौरान स्त्रियों को जो चीज चाहिए, जो प्रिकॉशन चाहिए, जो परहेज चाहिए, जो पोषण चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, तो हो सकता है बच्चे का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाए, माता और बच्चे के जीवन के लिए खतरा हो जाए, या नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाए। ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैंने कहा कि लैंगिक लक्षणों का आना और लैंगिक अंगों का विकास हो जाना ये अलग बात है। जनन क्रिया का शुरू होना, जनन क्रिया के काबिल बन जाना एक अलग बात है, लेकिन जनन कार्य का सफल होना ये दूसरी बात है। तो यह जो है आपके डिपेंड करता है आपकी उम्र पर, आपके पोषण आहार पर, और आपको जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जिनसे आप परहेज कर रहे हैं, उन सारी चीजों पर यह निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, लड़कियों में 10 से 14 वर्ष और लड़कों में 13 से 16 वर्ष की उम्र को यौवन अवस्था का प्रारंभ माना गया है, क्योंकि इसी अवस्था में पुरुष और स्त्री में बहुत सारे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, उसमें लैंगिक विरूपता आती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, और हम बाहरी बनावट से यह स्पष्ट कर पाते हैं कि जो सामने में हमारा मनुष्य है वह पुरुष है अथवा स्त्री है। तो ये सारी चीजों का जो लक्षण प्रकट होना चाहिए, उसका उम्र जो है लड़कियों में 10 से 14 वर्ष और पुरुषों में 13 से 16 वर्ष माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, यौवन अवस्था प्रारंभ होने के बाद अलग अलग लिंग पुरुष एवं स्त्री में भिन्न लक्षण प्रकट होते हैं। चूंकि लिंग अलग है तो लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पुरुष में दाढ़ी और मूछ आ जाना, पुरुष में जो दाढ़ी मूछ आती है या उसके आवाज जो भारी हो जाते हैं, उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सहयोग होता है। स्त्री पुरुष दोनों के गुप्तांगों पर रोम का विकास हो जाना, स्त्री में स्तन का विकास हो जाना, विशेष अंगों में वसा का संग्रह होने से उसका मोटा हो जाना, जैसे थाई में, स्त्रियों के थाई में क्या होते हैं कि आपको वसा का अतिरिक्त संग्रह हो जाता है, तो बनावट में, शरीर की बनावट में कुछ परिवर्तन आ जाता है। लैंगिक दुरुपता हो जाना, रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल अर्थात क्षतिग्रस्त अंडाशयी पुटिका, जिसे कि हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कई बार परीक्षा में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करता है। तो वहां पर मैं बतलाऊंगा विस्तार के साथ, डायग्राम के साथ। यहाँ पर मैं केवल आपको बता देता हूँ कि रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल ही जो है आपको आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है, और यह कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वह टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। इससे जो है आपको हार्मोन निकलते हैं, उस हार्मोन को हम लोग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, जो कि एमसी को कंट्रोल करने में, एमसी से होने वाली जो क्षति है उसकी पूर्ति करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। ओवरी, अंडाशय से एस्ट्रोजन का स्राव शुरू होने से स्त्रियों में एमसी, एमसी का फुल फॉर्म हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र या रजो चक्र का प्रारंभ होना इत्यादि, ये सारे क्या है, यौवन अवस्था के लक्षण। पुरुषों में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन के स्राव से दाढ़ी मूछ आना, लो पिच और हाई पिच क्या होता है, जब आप लोग साउंड पढ़ेंगे फिजिक्स के क्या कहता है सब्जेक्ट में, तो फिजिक्स में आपको पता चलेगा, साउंड में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा पिच क्या होता है, तारत्व क्या होता है। तो वहां पर हमने मैं लिखा है कि लो पिच मतलब कम तारत्व के कारण पुरुषों की आवाज कठोर, और हाई पिच यानी अधिक तारत्व के कारण स्त्रियों की आवाज सुरीली हो जाना। आप एक बात ध्यान में रखेंगे, ऐसा मत समझिए कि सर कंफ्यूजन में हो सकता है या मिस्टेक से जो है सर गलती लिखा दी, ऐसी बात नहीं है। पिच लो होता है, आवाज भारी होता है, पिच हाई होता है, आवाज मीठा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। सुरीली हो जाना कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इन सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के प्रकटीकरण को एडोलसेंस यानी किशोरावस्था कहते हैं। एनसीईआरटी सीबीएसई के बच्चों को 9-10 के बच्चों को पूछा भी गया है, सिलेबस में ये जो है आपका पॉइंट भी दिया गया है कि एडोलसेंस क्या है, परीक्षा में आया गया है कि एडोलसेंस क्या है। तो एडोलसेंस जो होता है ना, स्त्री और पुरुष का जब देखते हैं उसमें क्या होता है, स्त्रियों में पिंपल आ जाते हैं, लड़कियों में जो है पिंपल आ जाता है, या उसके चेहरे में कुछ जो है आपको परिवर्तन आ जाता है। पुरुषों का चेहरा में देखते हैं कुछ रेखाएं मूछ की आ जाती हैं, दाढ़ी के कुछ मतलब लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये सब जो है ना दर्शाता है किशोरावस्था, वय अवस्था, यानी अब जो है वो
टेंडर एज में प्रवेश कर चुका है, जिसको हम लोग कहते हैं टीन एज। शॉर्ट में टीन एज किसको कहते हैं? 13 से लेकर के 19, 13 से 19 वर्ष के जो उम्र होते हैं उसको टीन एज के नाम से जाना जाता है। तो उस टीन एज में ये सारे लक्षण आते हैं और इन सारे लक्षणों के आना, उनका प्रदर्शित होना एडोलसेंस अर्थात किशोरावस्था का होता है। ठीक है मित्रों, इसके बाद दोस्तों अब मैं यहाँ सेक्स ऑर्गन अर्थात लैंगिक अंगों के बारे में आपके बीच जानकारी देने का कार्य कर रहा हूं। हम यहाँ जानेंगे कि पुरुष और स्त्री में कौन कौन से लैंगिक अंग होते हैं और उनमें प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन सा है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है ए में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग में जो भी अंग आते हैं मित्रों उसे हम लोग गोनैड कहते हैं। गोनैड का मतलब हो गया जनक। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्राथमिक लैंगिक अंग को गोनैड अर्थात जनद भी कहा जाता है। अगर मेल के केस में देखें, नर में देखें, पुरुषों में देखें तो उसमें गोनैड जो होता है वो दो गो टेस्टिस रहता है, टू टेस्टिस, टीईएस, टू टेस्टिस, टीईएस, टेस्टिस, ये प्लुरल हो गया। अगर हम सिंगुलर लिखना चाहेंगे तो टीईएस, टेस्टिस होगा। टेस्टिस का मतलब वृषण होता है। पुरुषों में, नर में, मेल में दो वृषण, दो टेस्टिस पाए जाते हैं, ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, जनद है। और स्त्रियों में दो ओवरीज पाए जाते हैं। ओवरीज का प्लुरल में लिखाता है OVARIES, लेकिन सिंगुलर में लिखाता है OVARY, ओवरी। ओवरी का मतलब अंडाशय होता है। मादा में, स्त्रियों में, फीमेल में प्राथमिक लैंगिक अंग अर्थात जनद के रूप में दो अंडाशय, दो ओवरी होते हैं। अब हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अर्थात द्वितीयक लैंगिक अंगों को जानेंगे। मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में वासा डिफरेंशिया अर्थात शुक्र वाहिका जिसकी संख्या 2 होती है, वासा डिफरेंशिया शुक्र वाहिनी जिसकी संख्या 2 होती है, एपिडाइडाइमस अधिवृषण जिसकी संख्या 2 होती है, सेमिनल वेसिकल्स शुक्राशय इसकी संख्या भी 2 होती है, इजेकुलेटरी डक्ट रसखलन नलिका या नली इसकी भी संख्या 2 होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड इसकी भी संख्या 2 होती है, स्क्रोटम जिसमें कि टेस्टिस मौजूद रहता है इसकी संख्या 1 होती है, इसे हम लोग वृषण कोष कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड इसकी संख्या भी 1 होती है, यूरेथ्रा जिसे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं इसकी संख्या 1 होती है, पेनिस जिसे हम लोग लिंग या शिश्न कहते हैं इसकी भी संख्या 1 होती है। ये जो है पुरुषों में मौजूद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जबकि स्त्रियों में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के रूप में फैलोपियन ट्यूब, इसे ओविडक्ट या यूटेरिन डक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में अंडवाहिनी नली कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है, एक एक ओवरी से दोनों कनेक्ट रहता है। ब्रेस्ट अर्थात स्तन बोले या मेमरी ग्लैंड बोले इसकी भी संख्या 2 होती है। बर्थोलिन ग्लैंड इसकी भी संख्या 2 होती है, पेरिनल ग्लैंड इसकी भी संख्या 2 होती है, रेक्टल ग्लैंड इसकी भी संख्या 2 होती है, यूटेरस अर्थात गर्भाशय जिसको वॉम्ब कहते हैं इसकी संख्या 1 होती है, वेजाइना अर्थात योनि इसकी भी संख्या 1 होती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या वल्वा अर्थात बाह्य जन्नांग या इसको भग कहते हैं इसकी भी संख्या 1 होती है। ये आपको स्त्रियों में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक अंग हो गए। तो हमने आज जानने का कार्य किया कि कौन कौन से लैंगिक अंग पुरुष और स्त्रियों में होते हैं, कौन कौन से लैंगिक अंग में जो अंग आते हैं उनमें से किस अंग को प्राथमिक और किसको हम द्वितीयक की श्रेणी में रखते हैं, ये हमने जाना। अगले वीडियो में हम लोग जो इसके अंग जो लिखे हैं पुरुषों के और स्त्रियों के लैंगिक अंग, उनका फंक्शन क्या होता है उसको ब्रीफली अर्थात शॉर्ट में जानने का कार्य करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ बढ़ेंगे कि टेस्टिस की रचना क्या होती है, स्क्रोटम का रचना क्या होता है, वह कौन सा काम करता है, ये अगले वीडियो में हम आपके बीच लेकर के आएंगे। अभी जो आप लोग को दिया जा रहा है इसे आप लोग उतारें, और अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको होती है तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे निसंकोच पूछें।